देखिए, हाल ही में 1-2 दिन पहले भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है कि भारत में जो जनगणना है 2027 की वो की जाएगी। देखिए, जनगणना होना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जनगणना होती है तभी पता लगता है कि जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह है भारत में, विभिन्न लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और सरकार को नीति निर्माण किस प्रकार से करना है। 1931 में भारत में जातिगत जनगणना हो चुकी है, परंतु वो औपनिवेशिक काल में हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में अगर मानी जाए तो ये जो जनगणना हो रही है 2027 की, इसमें जातिवार आंकड़े भी लिए जाएंगे। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत की जनगणना 2027 के बारे में, जो कि भारत के डिजिटल युग जो अब वर्तमान में चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी एक तरह से जनसांख्यिकी कवायद होगी। यानी कि सबसे बड़ी जनसंख्या को गिनने की एक कवायद जो है डिजिटल युग में वो करी जाएगी भारत के द्वारा। देखिए, हाल ही में 1-2 दिन पहले भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भारत में जो जनगणना है 2027 की वो की जाएगी और ये 2 चरणों में मेनली की जाएगी। पहला चरण जो होगा वो अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 होगा, जो कि करंट ईयर चल रहा है, और इसका अगला चरण जो होगा वो होगा फरवरी 2027 से लेकर शुरू होगा। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि जो जनगणना होने वाली है भारत की, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और जो जनगणना हो रही है, तो ये अगर ये होगी तो भारत को इसको आने वाले टाइम में क्या लाभ हो सकता है। साथ साथ में कोई अभ्यास प्रश्न होगा, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। पहला होगा हमारा, इसमें देखिए, अब जनगणना जो है जनरली भारत में जनगणना हर 10 सालों में आजादी के बाद से की जा रही है और उससे पहले भी की जा रही थी। सबसे पहले भारत में जो जनगणना की गई थी 1881 के आसपास की गई थी और वर्तमान में अगर इसको काउंट के हिसाब से देखी जाए तो भारत की ये 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद अगर देखी जाए तो भारत की ये 8वीं जनगणना होगी। देखिए, वैसे जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब जनगणना होनी चाहिए थी मेनली 2021 के आसपास, क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे थे। अब जनगणना 2021 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपने देखा होगा 2020-21 के आसपास कोविड जो है वो आ गया था। फिर किसी न किसी कारणों से टलती रही और वर्तमान में अब इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है, यानी कि जनगणना 2027 भारत में होने वाली है। लगभग माने तो 16 साल के बाद भारत एक जनसंख्या की कवायद कर रहा है अपने नागरिकों को गिनने के लिए। देखिए, अगर इसका थोड़ा सा अगर ब्रीफ बात करें कि अब आप सोचेंगे कि क्यों जरूरी है जनगणना की, क्यों जरूरत है। जनगणना तो हो ही रही है वैसे भी, अगर नहीं होगी तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए, जनगणना होना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जनगणना होती है तभी पता लगता है कि जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह है भारत में, विभिन्न लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और सरकार को नीति निर्माण किस प्रकार से करना है। तो जनसांख्यिकी जो डाटा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रोफाइल का, वो होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, परंतु संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि क्यों आवश्यक है और क्यों भारत सरकार अब 2027 में जनगणना करवाने जा रही है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो मैंने आपको बताया कि 1881 में सबसे पहले WC पौडेन है, उनके नेतृत्व में समकालीन यानी कि 1881 की जनगणना की गई थी और उसके बाद से लगातार भारत में हर 10 सालों के अंतराल में जनगणना होती आ रही है। अब 2027 में होगी, जो हमारे देश की, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, अब और बात करें इसमें क्या है। देखिए, अब इसका कानूनी ढांचा क्या है। वास्तव में अगर हम जनगणना करा रहे हैं तो कौन सा मंत्रालय हो गया, कौन से जो ऑफिसर हो गए, इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो वैसे तो पूरी देश में सारे ऑफिसर इस टाइम पे लगे रहेंगे जनगणना के आंकड़े कलेक्ट करने में, उसको आगे पहुंचाने में उच्च अधिकारियों तक। अगर इसकी बात करें जिम्मेदार संस्था, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुक्त है जिनका नाम है भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो इस पूरी जनगणना का कोऑर्डिनेशन करेंगे उच्च स्तर पर, सारे के सारे ये देखेंगे। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, होम मिनिस्ट्री, और जिम्मेदार कौन है उसके लिए, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसका क्या कोई लीगल बेस है, अगर ये जनगणना भारत में हो रही है तो क्या इसका कोई लीगल बेस भी है। हाँ, लीगल बेस है। हमारे देश ने 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया हुआ, उसके तहत हम लोग करते हैं। साथ साथ में जनगणना के लिए नियमावली जो है 1990 में लाई गई थी। इन एक कानून और एक नियमावली के तहत मेनली जो भारत में जनगणना होती है वो गवर्न होती है, यानी कि उसका लीगल बेस जो है वो 1948 का कानून और 1990 की नियमावली है। अब 2013 में भारत सरकार के द्वारा डाटा सुरक्षा को लेकर कानून भी पारित किया गया। तो अगर आप इनडायरेक्टली तरीके से मान सकते हैं कि एक जो कानून है
23 वाला डाटा सुरक्षा को लेकर, वो भी इसमें गवर्न करेगा कि पूरे भारत के देश के जो नागरिक हैं, उनका डाटा इसमें कलेक्ट होगा, तो उस डाटा की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली तरीके से वो एक्ट भी एक इसको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। आगे बात करते हैं। अब जनगणना जो हो रही है, वो 2 चरणों में होगी मेनली। पहला चरण जो है, पहले चरण में क्या किया जाएगा? पहले चरण में ये होगा कि जितने भी मकान हैं, उनका सूचीकरण किया जाएगा और आवास जनगणना यानी कि हाउसिंग सेंसस होगी। पहले लोगों को नहीं गिना जाएगा, पहले ये किया जाएगा कि जितने भी मकान हैं, उनको एक लिस्टिंग की जाएगी। साथ-साथ में हाउसेस जो होते हैं, जितने भी भारत में मकान हैं, उनकी जनगणना की जाए, पहले ही की जाएगी। और ये पता लगाया जाएगा कि उन मकानों की जो स्थिति है, वास्तव में क्या है। जैसे कि जनरली आप अब सब लोग हम लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे घर पे कोई ऑफिसर आएगा, वो पूछेगा आपसे कि आप ये बताइए कि आपके घर में टीवी है क्या? पूछेगा आपसे, आपके घर में फ्रिज है क्या? आपके घर में बाइक है क्या? अगर आपके पास ज़मीन है, तो आपके पास ज़मीन कितनी है? आपका जो मकान है, तो मकान कितना बड़ा है? उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? कितने फ्लोर उसमें बने हुए हैं? ये सब आंकड़ा उसमें कलेक्ट किया जाता है कि वास्तव में स्थिति क्या है? जो भारत के देश के जो लोग रह रहे हैं, उन घरों की स्थिति क्या है? पहला चरण ये होगा। पहला चरण जो होगा, यही चरण अप्रैल से लेके सितंबर 2026 तक चलेगा। अब जो इसके आंकड़े आएंगे, वो दूसरे चरण में यूज किए जाएंगे। एक तरह से सैंपल उसको प्रोवाइड करेगा। तो दूसरे चरण में मेनली होगा कि हेड काउंट किए जाएंगे, यानी कि भारत में लोग कितने हैं। दूसरा चरण जो होगा फरवरी 2027 से जो शुरू होने वाला है, वो होगा जनसंख्या की गणना, यानी कि भारत के लोग कितने, आपकी मेरी आपके आसपास के लोग की, उनकी जनगणना फरवरी 2027 से शुरू होगी। ठीक है, ये वास्तविक जनसांख्यिकी प्रोफाइल होगा लोगों का। अब प्रथम चरण की अगर बात करें, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो अप्रैल से सितंबर के बीच में होगा। और दायरा क्या है? दायरा यही है कि भारत के जितने भी राज्य और यूटीज है, देखिए पूरे भारत के लिए, उसमें कोई नागरिक, कोई भारत का मकान नहीं छूटने वाला। जितने भी भारत के यूटीज है, जितने भी भारत के राज्य, सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रत्येक घर और संरचना की पहचान करना पहले चरण में ये होने वाला है, क्योंकि ये होगी आपके मकान सूचीकरण और हाउस की जो जनगणना होगी। दूसरा दूसरा क्या, पहला इसी में ही बात करते हैं कि पहले चरण में जैसे वही वो डाटा कौन कौन से कलेक्ट होगा कि बुनियादी सुविधा है क्या, पेयजल की सुविधा है या नहीं है, शौचालय कैसा है, बिजली है या नहीं है, ईंधन है या नहीं है। अब जो यहां से जो आंकड़ा निकल कर आएगा पहले चरण के लिए, वो एक तरह से सैंपल फ्रेम के लिए काम करेगा दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मेनली लोगों को गिना जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और ये प्रक्रिया फरवरी 2027 से शुरू होगी। यहां पे प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जो है वो दर्ज होगी। ठीक है, और इसमें भारत का जो पूरा जनसंख्या की प्रोफाइल है वो बनेगा। अब ये तो हमने बात करा बेसिक की कि भारत की जो जनगणना होने वाली 2027 की, वो 2 चरणों में होने वाली है और उसका बेसिक क्या है। अब जो भारत की 2027 की जनगणना हो रही है, जैसे कि मैंने शुरुआत में इंट्रो में आपको बोला कि डिजिटल युग में भारत की सबसे बड़ी जनसांख्यिकी कवायद होगी। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या? कहीं ना कहीं इसमें डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा क्या? अभी ये वर्तमान में हम देख रहे हैं कि डिजिटल तकनीक से कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। तो भारत की अगर जनगणना हो रही है, जो कि 16 साल बाद हो रही है, तो उसमें क्या डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। तो ये बोला गया है कि जो भी आपके घर जैसे जो भी आएगा ऑफिसर, वो आपको बोलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग गणना कर्मी जन या फिर एनुमरेटर्स जिसको बोलते हैं, वो मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्टर करेगा। ऐसा नहीं कि पहले जो लेके आया करते थे कि पेपर लेके आ रहे हैं, नोट करके जा रहे हैं। तो अगर मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्टर करेगा, तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं रियल टाइम में डाटा अपलोड होता रहेगा। और जो मैनुअली जो लिखने से और मैनुअली एंटर करने से जो त्रुटियां हो सकती है, वो नहीं होगी। तो रियल टाइम में डाटा आएगा, रियल टाइम में निगरानी होगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से इसको डिजिटल करेंगे। जो भी गिनने आएगा आपके घर पे ऑफिसर, उसके हाथ में क्या होगा, एक मोबाइल फोन होगा और वो ऐप के माध्यम से ये सारा डाटा एंटर करेगा। दूसरी अगर हम लोग इसमें बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है। देखिए, आपने एक बहुत सुना होगा कि विपक्ष जितने भी नेता हैं, वो एक बात बार बार उठाते रहते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो भारत में जातिगत जनगणना ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। एक बार पहले 1931 में भारत में जातिगत जनगणना हो चुकी है, परंतु वो औपनिवेशिक काल में हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में अगर मानी जाए, तो ये जो जनगणना हो रही है 2027 की, इसमें जातिवार आंकड़े भी लिए जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जाएगा, जब आपके घर में जनगणना कर्मी आएगा, ऑफिसर आएगा, तो आपसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है ना। तो यहां पर सभी जातियां जितनी भी है भारत की, उनका एक प्रोफाइल भी बनाया जाएगा। और इससे फिर पता लग पाएगा कि किसी जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है, और उस हिसाब से सरकार फिर नीति निर्माण करेगी, स्पेशल प्लान्स एंड पॉलिसीज लेके आएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि यहां पर
भारत में विभिन्न जातियों का डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए सरकार उसको जारी करती है नहीं करती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है जब फाइनल आंकड़े आएंगे, परंतु कलेक्ट किया जाएगा। और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा है। सबसे पहले जो ये हुआ था 1931 में हुआ था औपनिवेशिक काल में, और अब 2027 में हो रहा है। अब अगली बात करते हैं, तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है नागरिक भागीदारी, तो जनगणना, स्वगणना। अब आप देखिए, आप मैं हूं जैसे, है ना, मैं कहीं और का हूं और मैं वहां जा नहीं सकता उस टाइम पे गिनवाने के लिए, या तो फिर मेरे घर वाले बोल दे कि हाँ हमारा कोई बच्चा है जो कि बाहर रह रहा है, या फिर मैं चाहूं तो एक ऐसा पोर्टल रहेगा, वहां से मैं स्वगणना भी कर सकता हूं। अगर मैं डिजिटल तकनीक मुझे चलाना आती है तो मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूँ कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे भी गिनो, मतलब मैं अपने आप को रजिस्टर्ड वहां पे करा सकता हूँ। तो यही है कि नागरिक जो है एक वेब पोर्टल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और डाटा भर सकते हैं स्वयं का। कुछ क्वेश्चन होंगे वहां पे, वो क्वेश्चन आप आंसर कीजिए और आप वहां पे एंट्री कर लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि नागरिकों की जो सहभागिता, हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो शासन संरचना होती है उसमें नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि अगर मैं अपना डाटा खुद भर रहा हूं तो मेरी भागीदारी होगी शासन संरचना में, तो नागरिक भागीदारी बढ़ेगी, साथ साथ में डिजिटल साक्षरता जो है वो लोगों की बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो आप स्वगणना कर सकते हैं इसमें। तो इस जो जनगणना होने वाली है 2027 की, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं। पहली है भारत की पूर्ण रूप से एक डिजिटल जनगणना होने वाली है। दूसरी है इस जनगणना में भारत में जातियों से संबंधित आंकड़े हैं वो भी कलेक्ट किए जाएंगे। तीसरी है कि आप स्वगणना भी कर सकते हैं एक पोर्टल के माध्यम से। तो ये तो बात हुई कि इस जनगणना की विशेषताएं क्या होंगी जो कि 2027 में होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब क्यों जरूरी है हमारे लिए जनगणना करना? देखिए, नीति निर्माण का आधार होता है। अगर आपको जनसांख्यिकी प्रोफाइल नहीं पता होगा अपने देश का, तो आप नीति निर्माण कैसे कर सकते हो? तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जिसको बोलते हैं, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, उसके लिए देश के जनसांख्यिकी जो है उनका प्रोफाइल, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीति और स्थिति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति उसके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, ताकि सरकार जो अब जनगणना से जो आंकड़े आएंगे, जो साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर आने वाले भविष्य के लिए नीति निर्माण कर सके। और हर 10 साल में इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि देश में जनसांख्यिकी प्रोफाइल चेंज होता रहता है। जनसांख्यिकी प्रोफाइल चेंज होता रहता है, तो उसके आधार पर भारत सरकार को अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसी बनानी होती है। इसीलिए 10 साल में ये कवायद की जाती है, हर 10 साल में। ठीक है, तो क्या क्या होगा साक्षरता नीति निर्माण में? लक्षित योजनाओं का निर्माण हम कर पाएंगे, जैसे कि अगर इससे पता लगता है कि कोई जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है या कोई एरिया है, क्योंकि जनगणना का जो आंकड़ा होता है जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो ओवरऑल बहुत अच्छा एनालिसिस आता है, हर तरह का आंकड़ा होता है उसमें कि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी कितनी है, यहाँ के लोग कितने रोजगार में है, कितने यहाँ पे सरकारी नौकरी वाले, कितने एग्रीकल्चर वाले हैं। तो सारा का सारा डाटा जब रहता है तो कहीं ना कहीं होगा कि अगर कोई क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई समुदाय अगर पिछड़ा होगा तो सरकार उसके लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सकती है। दूसरा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ा भी रहता है। अब जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये निकल कर आया था कि भारत में शहरी क्षेत्र का जो आंकड़ा है, मतलब शहरी जनसंख्या है, वो लगभग 31.2% के आसपास है, और इसमें स्लम्स भी है लगभग 16-17% के आसपास। तो अब जब नया आंकड़ा आएगा तो हो सकता है कि भारत में शहरीकरण बढ़ चुका हो, तो सरकार को फिर उस हिसाब से नीतियां अपनी बनानी पड़ेगी। तो शहरी और ग्रामीण नियोजन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए भी हमें देश का जनसांख्यिकी प्रोफाइल पता होना बहुत आवश्यक है। अगला है क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए भी सरकार को जरूरी होता है जनसांख्यिकी प्रोफाइल। अब अगला बात करते हैं, संसाधन आवंटन और सामाजिक न्याय की नींव कैसे रखेगी ये जो जनगणना होने वाली है। देखिए, संसाधन आवंटन इस प्रकार से होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी चर्चा करेंगे। अब संसाधन आवंटन उस प्रकार से ही, जैसे कि अगर पता लगता है कि कोई समुदाय बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मतलब उसको संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। हम जो बात करते हैं सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की, तो हम समावेशी विकास में यही बात करते हैं कि कोई क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई भी समुदाय हो गया, इवन एक आखिरी व्यक्ति जो हो गया, वो आर्थिक समृद्धि और विकास में पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, और यही एसडीजी गोल्स भी बोलते हैं, है ना। तो समावेशी विकास का आधार बनेगी
ये जो जनगणना के आंकड़े आएंगे, जब ये पता लगेगा कि ये क्षेत्र, ये वर्ग, ये समुदाय पीछे छूटा हुआ है, तो सरकार उनके लिए संसाधन अधिक आवंटन करेगी, उनके लिए अलग से प्लान्स एंड पॉलिसीज, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक तरह से करेगी सरकार, है ना। कुछ ना कुछ उनके लिए पॉजिटिव एक तरह से नीति निर्माण किया जाएगा। अगला ये है कि बुनियादी ढांचा सरकार बनाएगी सही, क्योंकि ऑलरेडी पता लगेगा कि जैसे अब एक आंकड़ा आया कि जो भारत में जो लोग हैं, जितनी जनसंख्या होगी उसमें से इतने प्रतिशत लोग जो हैं जिनके पास आवास नहीं है, तो सरकार हो सकता है फिर बुनियादी ढांचे का निर्माण करे कि आवास, इनके लिए आवास की संरचना बनाई जाए। स्कूल के बारे में पता लगेगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कम स्कूल, तो फिर सरकार बनाएगी वहां पे। ये सब आंकड़ा निकल कर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में सामाजिक न्याय और संसाधन आवंटन की नींव भी होगी जो जनगणना के आंकड़े आएंगे वो। अब एक बात और करते हैं, यहाँ पे लिखी हुई आगे बात करते हैं कि राजनीतिक और संवैधानिक महत्व क्या है इसका। देखिए हमारे देश में आपने सुना होगा इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन इलेक्शन में आप अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए को चुन के भेजते हैं। तो वो जो इलेक्शन होता है, जो एमपी एमएलए बनाए, जो एरिया उनके लिए बांटा गया है कि इस एरिया का होगा, इस एरिया का एमपी होगा, वो मेनली होता है जनसंख्या के बेस पे। अब ये हो सकता है कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, ऐसा निकल कर आता है, तो डीलिमिटेशन जिसको बोलते हैं, परिसीमन, वो भी देश में किया जाएगा। क्योंकि 2026 तक हमने फ्रीज किया हुआ था कि देश में डीलिमिटेशन नहीं होगा जब तक 2026 के जनसंख्या के आंकड़े नहीं आ जाते। तो अब जनसंख्या के आंकड़े आएंगे 2027 में, तो भारत सरकार हो सकता है डीलिमिटेशन करे और लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा। तो पहला तो ये हो गया राजनीतिक और संवैधानिक महत्व का। दूसरा ये बात हो गया फाइनेंस कमीशन जिसका गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत। फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि भारत सरकार से राज्यों को कितना वित्त जाएगा, ठीक है, साथ साथ में जो विभिन्न राज्यों को वित्त जा रहा है उसमें से किस राज्यों को कितना कितना मिलेगा, ये फाइनेंस कमीशन बताता है। फाइनेंस कमीशन भारत सरकार से जब डिवेल करता है विभिन्न राज्यों को, अब विभिन्न राज्यों के बीच में वो पैसा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके कुछ मानक रहते हैं। उन मानकों में एक जनसंख्या भी बड़ा पैमाना होता है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो उसको ज्यादा फंड जाता है। तो एक मानक ये भी होगा कि जो फेडरल फाइनेंस होता है, जो केंद्र से राज्यों को वित्त जाता है, उसकी भी पुनर्व्याख्या होगी, क्योंकि राज्यों की जनसंख्या एग्जैक्टली पता लगेगी कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो ये दो कारणों से डिलिमिटेशन और फेडरल फाइनेंस, संघीय वित्त की वजह से जो जनगणना के आंकड़े आएंगे 2027 में, वो राजनीतिक और संवैधानिक महत्व के भी होंगे हमारे देश के लिए, ठीक है। अगला बात करें, अब ये तो सारी बात होगी जनगणना के बारे में, परंतु पहला पॉइंट हमने इसमें देखा था, पहला पॉइंट ये था कि जो जनगणना होगी पूर्णतः डिजिटल होगी। अब पूर्णतः डिजिटल होगी तो क्या ये अवसर और कुछ चुनौतियां भी लाती है। देखिए अगर डिजिटल होगी तो सबसे पहली बात तो ये कि तेजी से और पारदर्शी तरीके से आंकड़े कलेक्ट हो जाएंगे, बेहतर और तीव्र डेटा प्रोसेसिंग होगी। जैसे डाटा आप एंटर करेंगे ऐप में तो प्रोसेसिंग बेहतर हो पाएगी कि हाँ इस एरिया में अगर मुझे डाटा आ चुका है तो फिर प्रोसेसिंग होगी कि हाँ इस एरिया में कितने गरीब लोग हैं, कितने क्या काम कर रहे हैं, कितनी ग्रामीण जनसंख्या, कितनी शहरी जनसंख्या, कितनी महिला साक्षरता है, कितने 6 साल से कम के बच्चे हैं, कितने वहाँ वास्तव में क्या बोलते हैं जिसको सेक्स रेशो कितना है, सब कुछ पता लगेगा। नीति निर्माण में लगने वाला जो समय होता है, अब डिजिटल होगी तुरंत आंकड़ा आ जाएगा और एआई के माध्यम से एनालिसिस आप तुरंत कर लेंगे, तो भारत सरकार तुरंत नीतियां उनके लिए लागू कर सकती है। परंतु क्या सब कुछ अच्छा ही होगा डिजिटल होने की वजह से? चुनौतियां भी है। कुछ चुनौतियां क्या है, देश में डिजिटल डिवाइड अच्छा खासा है अभी भी शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। तो डिजिटल डिवाइड और असमान पहुंच भी लोगों की होगी इससे कहीं ना कहीं। इंटरनेट और डिवाइस की उपलब्धता, ठीक है इंटरनेट बहुत एरिया में भारत के पहुंच गया है, अधिकांश जनसंख्या उसको यूज भी कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं इंटरनेट अभी भी कुछ ऐसे एरिया जहां पे नहीं पहुंच पाया, तो उनकी एंट्री किस तरह से लेगा। अगर वहां पे मैनुअल एंट्री ली जा रही है तो फिर मैनुअल में हो सकता है त्रुटि होने की संभावना रहेगी। अगला है डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा। अब सारा चीज आप जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो डेटा की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा भी अपने आप में एक मुद्दा है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि भारत के जो संस्थान होते हैं, बैंक होते हैं या फिर अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं, उन पर साइबर हमला होता रहता है। तो अगर साइबर हमला होता रहता है तो भारत के जो नागरिक हैं उनका डाटा किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगला है, अब आपने बोला कि जो जनगणना कर्मी होगा, जो ऑफिसर होगा, जो घर घर जाके जनगणना के आंकड़े कलेक्ट करेगा, उसको भी तो प्रशिक्षण की जरूरत होगी उस मोबाइल ऐप को चलाने के लिए। तो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं हो कि उसको मोबाइल ऐप तो बोल दिया आपने कि अब चलाइए इसको, और
वो पता नहीं अलग-अलग डाटा डाल रहा है ना, उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से। तो डिजिटल जनगणना जो आप कर रहे हैं, उसकी कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती है भारत में। तो ये पूरा हमने देखा। अब ये क्या है, अगर इसे कॉन्क्लूजन की बात की जाए, तो भारत का जो डिजिटल, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा है, पूरा शासन है, उसकी एक रीढ़ होगी जनसांख्यिकी। ये शासन की रीढ़ होगी एक प्रकार से, जो जनगणना के जो भी आंकड़े आएँगे, और जब ये आंकड़े आएंगे तो भारत सरकार साक्ष्य आधारित नीति निर्माण कर कर एक संतुलित और समावेशी विकास को देश में बढ़ावा दे पाएगी इस जनगणना के आंकड़ों के आधार। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। बाकी आप एक देख सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेंस का, इसको देख लीजिए। मुख्य परीक्षा जीएस 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जनगणना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया की आधारशिला होती है। सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के पहले चरण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए और 250 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें वही लिखना है कि आपको नीति निर्माण की प्रक्रिया की कैसे आधारशिला होती है, हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए, और पहले चरण के संदर्भ में हमने बात कर ली कि भारत में पहले चरण में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग और समसामयिक की टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।